बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड का प्राइवेट पब्लिशर्स की 100 कुतब पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। इस्लाम मुखालिफ और मुल्क दुश्मन मवाद शामिल करने पर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज समेत 31 पब्लिशर्स की कुतब पर पाबंदी आयद की गई। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के MD राय मंजूर नासिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि प्राइवेट स्कूलों में इस्लाम और मुल्क के मुखालिफ मवाद बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि प्राइवेट इदारों में पढ़ाई जाने वाले 10,000 किताबों की जांच पड़ताल कर रहे हैं। राय मंजूर नासिर का कहना है कि पहले फेज में कमेटीज की सिफारिशात पर 100 किताबों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब ये किताबें प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाएंगी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि बच्चों को किताबों में तौहीन सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर मबनी मवाद पढ़ाया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल वालों का एक मिजाज, हमारी फीसों से वो बड़े आदमी बन गए तो वो हमारी टीमों को एंटर नहीं होने। हमारे पास एक कानून है, हमारा बिल्कुल लॉ है, हमारा एक्ट है, उसके तहत कोई प्राइवेट स्कूल पंजाब में कोई किताब, कोई खुलासा, कोई गाइड 12वीं जमात तक लगा ही नहीं सकता हमारी परमिशन के बगैर। और जो लगाएगा हम उसको नोटिस देंगे, नोटिस पे अमल नहीं करेगा तो फिर FIR दर्ज होगी। FIR में बकायदा 2 साल जेल है। जब 2-3 को FIR होगी तो इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएगी कि मुल्क में कानून नाम की एक चीज है और आपके सामने हम इसको नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। फैसलाबाद जफर डोगर साहब, बताइएगा 31 पब्लिशर्स की कतब पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? जी, अच्छा इक़दाम है पाबंदी आयद करना ऐसी तमाम बुक्स पर, ऐसे तमाम मवाद पर जो कानून के मुताबिक एक जुर्म के ज़ुमरे में आता हो, अखलाकियात के मुनाफी हो। अगर किसी पब्लिशर को इतना भी ख्याल नहीं कि वो अगर तौहीने जो हमारी मजहबी शख्सियात की तौहीन पे मबनी को मवाद या नामुनासिब अल्फाज में उनका जिक्र मिलता हो तो अगर वो रीचेक नहीं करते, उसको रिविजिट नहीं करते, देखते नहीं, उस पर प्रूफ की गलतियां नहीं ठीक करते, या अगर दानिस्ता तौर पर इसको दुरुस्त समझते हैं और वो कानून की गिरफ्त में आता है तो लाजमी तौर पर उसको पाबंदी उस पर लगनी होगी। इसी तरह अगर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तारीख़ पैदाइश ही किसी पब्लिशर के इल्म में नहीं है कि उसकी बुक में जो छप रहा है हमारे बानियाने पाकिस्तान की तारीख़ पैदाइश का ही सही तौर पर नहीं पता, तो मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बुक पढ़ाने की ज़रूरत है। या उनको ये बताया जाए कि ये गलतियाँ हैं आपकी किताबें, इसको दुरुस्त करें और पाबंदी ख़त्म की जा सकती है अगर वो अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लें तो। या इसके साथ साथ जो दीगर जो बुक्स की जो बात की गई है, जहाँ जहाँ भी उन्होंने कहा कि यहाँ कश्मीर के को इंडिया के हिस्से में दिखाया गया है उनके नक्शे में, तो मैं समझता हूँ ऐसे पब्लिशर्स पर तो मुस्तकिल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए जो इतनी बड़ी मिस्टेक करता है। अगर जबकि पहले ही कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट बना हुआ है 2 एटमी कुव्वतों के दरमियान, जंग के धाने पे पहुंच सकता है किसी भी वक्त, तो ऐसे में इस तरह के ब्लंडर, जब एक एक स्टेप जो है वो कैलकुलेटेड होना चाहिए। वहाँ अगर कश्मीर का नक्शा जिसके लिए 70-80 हज़ार या लाख के लगभग कश्मीरियों ने जानें दी हैं और 2 मुल्कों के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन है, उसके हवाले से अगर नक्शा जब कोई छपे और उसमें इतना भी ख्याल ना किया जाए, उसको एक बार देख लिया जाए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा है, इंडिया का है या एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको किस तरह शो करना है, अगर ये भी नहीं पता तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बुक्स जो हैं वो किसी भी तौर पर मार्केट में नहीं आनी चाहिए। ताहम ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो छोटी गलतियों की वजह से अगर कोई पाबंदी किसी पे हो तो वो उनको गलतियाँ दुरुस्त करने की इजाज़त देनी चाहिए। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से ये जो इतनी बड़ी तफसीलात सामने आई हैं और इतनी बड़ी तादाद में किताबों पर पाबंदी लगाई जा रही है, मैं समझता हूँ चले किसी को ख्याल तो आया कि भाई ये भी कोई उनकी ज्यूरिसडिक्शन में ये मामलात भी आते हैं, इसको देखना भी आता है, और उन्होंने इस हवाले से सोचा और गौर किया और फिर एक नतीजे पे पहुंचे और फिर एक फैसला लिया कि ये मवाद जो है ये स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ताहम एक चीज़ मैं कहूँगा, मैं चूँकि हम भी लिखने पढ़ने वाले आदमी हैं, तो इसमें एक चीज़ जो आई जी कि गांधी का बयान कोट हुआ, तो मैं समझता हूँ कि बाज़ जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान था तो उसके लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसमें गांधी साहब का भी नाम था। अगर किसी हवाले से उनका कॉल कोट हुआ तो मैं नहीं समझता, जहाँ कायदे आज़म के रहमतुल्लाह अलैह के इतने अकवाल कोट होते हैं, जहाँ बाकी लोगों के होते हैं, अगर किसी खास तनाज़ुर में गांधी जी का कॉल कोट हो गया हो तो मैं नहीं समझता कि इस बिना पर उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। उन्होंने मरण भरत जो किया था वो भी पाकिस्तान को जो असासे दिए जाने थे, जो रकम दी जानी थी, वो ना दिए जाने के खिलाफ किया था।
اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی فضولیات نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو جائز باتیں ہیں جن پہ بالکل درست میں نے کہا کہ فلاں جو مذہبی شخصیات کے متعلق نامناسب الفاظ کا استعمال، کشمیر کو انڈیا کے نقشے میں شو کرنا، اور پھر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کا ہی معلوم نہ ہونا، تو ایسے پبلشرز پر واقعی پابندی بنتی ہے، ان کی کتابوں پر بھی پابندی بنتی ہے، اور اس حوالے سے درست فیصلہ ہے، لیکن ان کو ایک موقع دینا چاہیے۔ اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اگر وہ غلطیاں جو گورنمنٹ جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ جو کی ہیں وہ دور کر دیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں پھر ان کی اشاعت پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، وہ ایک درست اقدام ہوگا، کیونکہ غلطی اور چیز ہوتی ہے، اگر دانستہ طور پہ کوئی چیز کی جاتی ہے تو وہ اور چیز ہے۔ اگر جہاں جہاں اس حوالے سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے، اور جہاں جو ایک مواد میں باقاعدہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو نامناسب ہوں، یا بالکل خلاف قانون ہوں، یا خلاف حقائق ہیں، یا اتنا بڑا بلنڈور جیسے کشمیر کو انڈیا کا نقشہ دکھانا، صحابہ کرام کے بارے میں، مذہبی شخصیات کے بارے میں نامناسب الفاظ کا استعمال، تو ظاہر ان کے بورڈ ہوتے ہیں، باقاعدہ پروف ریڈرز ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ اس کے باوجود اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا مواد بالکل ضبط ہونا چاہیے، نہ صرف کتابیں ضبط ہونی چاہیے بلکہ جہاں جہاں بھی سوشل میڈیا پر بھی ایسا جو مواد ہے اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے، وہ بھی ضبط ہونا چاہیے۔ تو ایسے میں اگر قانون حرکت میں آ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اسے ویلکم ہی کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے ظفر ڈوگر صاحب، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں پاکستان بار کونسل کے احکامات کو ایک عرصہ بیت گیا، لیکن وکلا کی جانب سے موٹر سائیکل اور دیگر وہیکلز پر لفظ ایڈوکیٹ لکھوانے پر لگی پابندی پر عمل نہ ہو سکا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیادہ تر وکلا کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس پر ایڈوکیٹ لکھا واضح نظر آتا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد میں متعدد وکلا کی گاڑیوں پر لکھا ایڈوکیٹ نہ ہٹایا جا سکا۔ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ رانا محمد اکرم کا کہنا تھا کہ پاکستان بار کونسل کی جانب سے احکامات جاری ہوئے، لیکن یہ پابندی صرف وکلا پر کیوں لگائی جا رہی ہے؟ سرکاری افسران کی گاڑیوں پر سبز نمبر پلیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، پولیس کی سرکاری گاڑیوں پر تو نیلی بتی ہوتی ہے، پولیس اہلکاروں نے ذاتی گاڑیوں پر بھی نیلی بتی لگائی ہوتی ہے۔ وکلا سمیت تمام محکموں کی گاڑیوں کی نمبر پلیٹس ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اپنی گاڑی کی نیم پلیٹ کے اوپر یا گاڑی کے اوپر ایڈوکیٹ لکھتے ہیں یا ٹورنیڈ لا لکھتے ہیں، وہ ختم ہونا چاہیے۔ اگر تو یہ قانون سب کے لیے، یہ رول، یہ کرائیٹیریا سب کے لیے ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر ہمیں ہی اس میں سے ہٹانا ہے تو یہ بات پھر ڈسکریمنیشن کے زمرے میں آتی ہے، درست نہیں ہے۔ نوجوان وکلا کا کہنا تھا کہ پولیس کے غیر اخلاقی رویے کی وجہ سے گاڑیوں پر ایڈوکیٹ لکھوایا جاتا ہے، کیونکہ جب پولیس کسی گاڑی پر ایڈوکیٹ لکھا دیکھتی ہے تو اس کے رویے میں نرمی آ جاتی ہے۔ اس میں ہمارے پولیس کے جو ایسے کہہ لیں کہ بدتمیز اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے نوجوان پولیس آفیسر ہیں وہ ہمیں اس طرح سے روکتے ہیں کہ ہمیں ایک مجبوری ہے، چونکہ 8 بجے ہمارا عدالت کا ٹائم ہوتا ہے، ہمیں ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے، اور اس چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں ایڈوکیٹ کا جو نام یا پلیٹس کے نیچے جو لکھوایا جاتا ہے وہ لازمی قرار دیا ہے۔ پاکستان بار کونسل کا حکم ایک طرف، دوسری جانب وکلا کا موقف بھی جائز ہے، جس پر حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ رانا زاہد نذیر، فیصل آباد۔ اور یہاں آپ کو بتائیں نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل، جنگ کے شہریوں نے بجلی کے بلز میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ رپورٹ دیکھیں اویس خان کی۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی فی یونٹ قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد شہریوں میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ شہریوں کی جانب سے اضافے کو مسترد کرتے ہوئے نیپرا سے فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس کورونا ایمرجنسی کے باعث کاروباری افراد اور تنخواہ دار طبقہ یکساں متاثر ہوا ہے، تاہم حکومت کی جانب سے ریلیف کی بجائے مزید مہنگائی کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یہ جو گورنمنٹ نے 1.88 روپے جو بجلی کا ریٹ بڑھا دیا ہے، اس پہ ڈومیسٹک اور کمرشل گھریلو صارفین دونوں کے لیے ایک بہت بڑا جو سا عذاب بن گیا ہے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے گھروں کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، متوسط طبقے کے لیے گھروں کو چلانا مشکل ہو گیا ہے، حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ پرائیویٹ ملازم ہم ہیں، جس کی وجہ سے اب سفید پوش بندے بھی ہیں، بہت زیادہ ہمیں جو ہے نا پریشانی کا سامنا ہے، اخراجات بڑھ چکے ہیں، تنخواہ ہے نہیں بالکل بھی،
जिसकी वजह से जो है ना परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि बिजली की कीमतों को मजीद न बढ़ाया जाए ताकि कोरोना इमरजेंसी से मुतासर अफराद मजीद बोझ तले दबने से बच सकें। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए के इजाफे के बाद 1,70,300 रुपए हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोना 1972 रुपए महंगा होकर 1,05,66 रुपए का हो गया है। सोने की कीमतों में इजाफे से शहरी तो परेशान है ही, कारोबारी तबका भी परेशान है। आपको आगाह कर रहे हैं, सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। फी तोला सोने की कीमत में 2300 रुपए इजाफे के बाद 1,17,300 रुपए का हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1972 रुपए महंगा होकर 1,05,66 रुपए का हो गया। सोने की कीमतों में इजाफे से शहरी तो परेशान हुए ही, कारोबारी तबका भी परेशानियों से दो चार है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे राना फजील अहमद से। राना फजील अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों की अगर बात की जाए तो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से सोने की कीमतें जो हैं वो आसमान पर जा रही हैं। इस वक्त जो सोने की कीमत है, मुल्क की जो तारीखी जो एक कीमत है वो रकम हो चुकी है पाकिस्तान में, और जो इसकी सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से ना सिर्फ आम शहरी परेशान हैं, इसके साथ जो कारोबारी तबका है, जो ताजर हैं, जो सनतकार हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो डॉलर है वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा हुकूमत पाकिस्तान से, और डॉलर के बढ़ने की वजह से, सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबारी तबका परेशान है। शहरी तो परेशान है ही, लेकिन जो कारोबारी तबका है उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत से जो माशी हमारी सूरत हाल है वो कंट्रोल नहीं हो रही, जिसके बायस कारोबारी तबके को परेशानियों का सामना है। मेरे साथ कुछ कारोबारी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से कि सोने की कीमतें जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। आखिर वजह क्या है कि रोजाना की बुनियाद पर कभी 1500, कभी 2000 या 2500 सोने की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। जी आप मुझे ये बताइएगा कि सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से और डॉलर महंगा होने की वजह से क्या पाकिस्तान की मईशत पर असर पड़ता है और कारोबार को कैसे नुकसान पहुंचता है? देखिए, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की हुकूमत जो भी पॉलिसी बनाती है उसके नताइज का अच्छी तरह जायजा नहीं लेती। लाजमी बात है, जब सोने की कीमतें बढ़ती है तो असल में इसके पीछे डॉलर है, और हमारा सारा कारोबार डॉलर पे है, यानी हम जो करते हैं वो डॉलर से होता है, और जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो लामहला सोने की कीमतें आसमान पे जाती हैं, और उससे हमारी मईशत पे इंतहाई बुरे असरात मुरतब होते हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जिनके बच्चे फॉरेन में एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं, वहाँ चूँकि डॉलरों में पे करना पड़ता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आज डॉलर की कीमत कुछ पैसे सस्ती हुई है, लेकिन सोना 2300 रुपये महंगा हो गया है। वजह क्या है आखिर कि सोना क्यों महंगा हो रहा है? क्या इसके पीछे भी कोई माफिया है जो पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचा रहा है, जो सोने की कीमतों में इजाफा कर रहा है? आप ये सिर्फ सोने की कीमतों में इजाफा करने वाला माफिया नहीं, यहाँ तो चीनी माफिया है, हर तरह का यहाँ माफिया है। सिर्फ एक अवाम है जो माफिया नहीं है, वो इनका शिकार हुए हैं, वरना तो ये तमाम ग्रुप माफिया है। हालांकि बाज़ औक़ात कमी भी हो जाती है बैनुल अक़वामी कीमतों में, लेकिन हमारी पॉलिसियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से सोने की कीमत में कमी नहीं होती। जी बिल्कुल, कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि जिसकी वजह से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, सोने की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। और भी यहाँ पर कारोबारी लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, ख़ास तौर पर जैसे इन्होंने बात की है हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से। जी आप मुझे बताइएगा, सोने की कीमतें बढ़ने की वजह से कारोबारी तबका कैसे इफेक्ट होता है, अवाम कैसे इफेक्ट होती है, और हुकूमती पॉलिसियों के हवाले से आपका क्या ख्याल है? देखें सर, सोने की कीमत जो है उसके बढ़ने से पूरे मुआशरे पे बहुत बुरे असर पड़ रहे हैं। एक आम सफ़ेद पोश बंदा जिसने अपने बच्चों की शादी करनी है, वो डेफिनेटली इससे नफसियाती प्रेशर में आ रहा है कि कल को अगर उसको शादी करनी पड़ेगी तो उसको अपने बच्चे को सोना कैसे ख़रीदेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके बहुत ज़्यादा बुरे असर पड़ रहे हैं, और लोग इसको बहुत ज़्यादा दबाव में अपने आप को फील कर रहे हैं। बाकी हुकूमती पॉलिसीज़ जो हैं वो तो आपके सामने ही हैं, कोशिश तो कर रही है गवर्नमेंट लेकिन उसके असरात मुल्क की पॉलिसी पे, मुल्क की जो मुआशी हालत है उस पर अच्छे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, जो भी पॉलिसियाँ हुकूमत बना रही है ज़ाहरी तौर पर तो अच्छी नज़र आ रही हैं, लेकिन
اصل چیز جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ معیشت کے لیے جب بنائی جاتی ہیں تو معیشت پہ اچھے اثرات اس کے نظر آنے چاہیے. احمد بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. فیصل آباد کے صنعت کاروں کے لیے اچھی خبر ہے. حکومت کا بجلی اور گیس کے نرخوں میں سبسڈی مزید 1 سال کے لیے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. صنعتی سیکٹر کے لیے بجلی اور گیس کے نرخوں پر سبسڈی 30 جون 2021 تک جاری رہے گی. حکومت نے کرونا کے باعث ہونے والے معاشی نقصانات کو مد نظر رکھتے ہوئے انڈسٹری کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے. بجلی اور گیس کے نرخوں میں سبسڈی مزید 1 سال کے لیے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جسے فیصل آباد کے ایکسپورٹرز نے اپنے ترینہ مطالبہ کہتے ہوئے حکومت کے اس قدم کو خوشائن قرار دیا ہے. گورنمنٹ نے اس مشکل حالات میں ایکسپورٹرز کے لیے اس ریٹس کو دوبارہ ریوائیو کیا ہے اور اس کو سسٹین کیا ہے، اور وہ کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہمارے اب جو ایکسپورٹرز جتنے بھی ہیں ان کو ایک بزنس میں ایک ایز ملا ہے. سابق چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچر اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کاشف ضیاء کا کہنا تھا کہ حکومت اس فیصلے کا SRO جاری کرے تاکہ صنعت کار دوست حکومت ہونے کا ثبوت دیا جائے. یہ بجلی اور گیس کے ریٹس میں جو کمی کی گئی ہے یا اس کو سسٹین کیا گیا ہے، اس سسٹینیبلٹی کی وجہ سے اس کے بڑے فروٹفل نتائج جو ہیں وہ آگے فیوچر میں ہمیں ملیں گے. ٹیکسٹائل اور گارمنٹس ایکسپورٹ انڈسٹری ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم ایسے اقدام سے ملکی معیشت مضبوط ہونے کے ساتھ بین الاقوامی صارف کا اعتماد بھی بڑھے گا. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد. جھنگ IG پنجاب کا پولیس اہلکاروں سے کلیریکل کام کرانے پر نوٹس. وردی والے پولیس اہلکاروں کو کلیریکل ڈیوٹی سے روک دیا گیا. جھنگ میں صوبہ بھر کے ضلعی سربراہان کو ہدایات جاری کر دی گئی. ضلعی سربراہان سے 1 ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کر لی گئی. ضلعی سربراہان سربراہ ہدایات پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہوگا. جھنگ کی مختلف برانچوں میں پولیس اہلکار کلیریکل ڈیوٹی کر رہے ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. IG پنجاب کا پولیس اہلکاروں سے کلیریکل کام کروانے پر نوٹس. وردی والے پولیس اہلکاروں کو کلیریکل ڈیوٹی سے روک دیا گیا، جبکہ جھنگ سمیت صوبہ بھر کے ضلعی سربراہان کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. ضلعی سربراہان سے 1 ہفتے کے اندر رپورٹ طلب کی گئی. ضلعی پولیس سربراہ ہدایات پر عمل درآمد کروانے کا پابند ہوگا. مراسلہ جھنگ کی مختلف برانچز میں پولیس اہلکار کلیریکل ڈیوٹی کر رہے ہیں. مزید آپ کو بتائیں، فیصل آباد 8 بازاروں میں ٹریفک کے مسائل بڑھنے لگے. ٹریفک بین ہونے کے باوجود موٹر سائیکلز اور لوڈر رکشوں نے رش میں اضافہ کر دیا. ٹریفک کو بازاروں میں جانے سے روکنے میں انتظامیہ ناکام نظر آتی ہے. فیصل آباد 8 بازاروں میں ٹریفک کے مسائل بڑھنے لگے. ٹریفک بین ہونے کے باوجود موٹر سائیکلوں اور لوڈر رکشوں نے رش میں اضافہ کر دیا. ٹریفک کو بازاروں میں جانے سے روکنے میں انتظامیہ ناکام ہو گئی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تاندیا والا میں اسسٹنٹ کمشنر آفس میں محرم الحرام کے حوالے سے ابتدائی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں محرم الحرام میں درپیش مسائل زیر غور لائے گئے. مزید جانتے ہیں گلریز اقبال سے. جی گلریز اقبال، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر آفس میں محرم الحرام کے حوالے سے ایک اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں DSP سمیت جو ہے وہ دیگر جو امن کمیٹی کے اراکین ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو مرکزی امام بارگاہ کے منتظمین ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے. اسی حوالے سے میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آج کا جو اجلاس تھا اس کا مقصد کیا تھا؟ بیسیکلی پریلیمنری یہ میٹنگ تھی محرم الحرام کے حوالے سے، جو ان سے ایک ارینجمنٹ کے حوالے سے تھی. ایک جسٹ پہلی سٹیج کی میٹنگ تھی. ہم نے کہا کہ اپنا مان رکھیں اور چیزوں کو سموتھلی کریں، اپنی سجیشنز دیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ تو علماء کرام نے سجیشنز دی اس کے اندر. تو بیسیکلی آج جسٹ ایک ویوز لینے تھے اور تھوڑا سا ریکویسٹ کی تھی کہ کرونا SOPs کا بھی خیال رکھیں. کرونا پھیل رہا ہے، بڑا ڈیڈلی وائرس ایک ہے. تو بیسیکلی ایک اوور ویو کی میٹنگ تھی. تو فردر ہماری میٹنگز بھی چلتی رہیں گی اس کے اوپر. جی بالکل، جو ہے آج کی میٹنگ کا مقصد تھا کہ جو کورونا کے حوالے سے SOPs کے حوالے سے آگاہ کرنا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محرم الحرام میں امن و امان کے قیام کے حوالے سے بھی. جی گلریز اقبال، بہت شکریہ. اور یہاں آپ کو بتائیں، محکمہ صحت ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیر اہتمام انسداد پولیو مہم آئندہ ماہ منعقد ہوگی. پولیو مہم کے دوران 3,80,000 سے زائد بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف ٹوبہ ٹیک سنگھ رانا آذر نور سے.
जी, महकमा सेहत टोबाटेक सिंह के ज़ेरे एहतमाम इस्ताद पोलियो मुहिम के हवाले से इकदाम जारी हैं और टोबाटेक सिंह में इस्ताद पोलियो मुहिम आइंदा माह 17 अगस्त से शुरू होगी और 21 अगस्त खत्म के सिलसिले में महकमा सेहत की जानिब से इकदाम जारी हैं और कहा जा रहा है कि 3,82,000 बच्चे जो हैं उनके ऊपर 5 साल से कम है उन्हें कहते हैं इस सिलसिले में 982 के करीब टीम तश्कील दे दी गई है और इन टीमों की जो है ट्रेनिंग का अमल जारी। इस सिलसिले में महकमा सेहत के CEO डॉक्टर मुमताज़ शाह समेत DHO डॉक्टर काशिफ बाजवा जो हैं वो स्टाफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कह दिया कि वो अपनी तैयारी जारी रखें और कोशिश की जाएगी कि ईद के बाद से जो है तमाम स्टाफ के दोबारा ट्रेनिंग होगी ताकि उन्हें बताया जाए कि मौजूदा हालात में किस तरह उन्होंने घर में जाना और कैसे। बहुत शुक्रिया आपको अपडेट करने के लिए। जनेौट में PTI जिले अहदेदारों की चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मीटिंग हुई। शहर की सफाई, सीवरेज के मसाइल और तजावुजात के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चनियोट शहर में सीवरेज मसाइल समेत सफाई सुथराई को बेहतर बनाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आला जो अहदेदारान हैं, ज़िली अहदेदारान हैं, उनकी मीटिंग हुई है जिसमें ये इस अज़म का इज़हार किया गया है कि चनियोट में सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर किया जाएगा और ईद उल अज़हा से कबल ही जो है वो तमाम तर इकदाम को पूरा किया जाएगा। तो इस वाले से ज़िली सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत फहीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा मजीद क्या इस मीटिंग में फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी मीटिंग म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थी क्योंकि शहर में काफ़ी मसाइल हैं जिसमें सीवरेज का मसला है, सफाई का मसला है। तो पार्टी के अहदेदारान ने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को निशानदेही की है कि हमारे ये इलाके हैं पूरे शहर के जहाँ पे सफाई का निज़ाम ठीक नहीं है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान के साथ इनकी इंटरेक्शन करवाई है और हमने ये एक ग्रुप बनवाया है ताकि शहरी मसाइल जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल हों और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदारान अपने कैद के विजन के मुताबिक अपनी ड्यूटीज़ पूरी करेंगे और लोगों की सर्विसेज लोगों को फराहम करने के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली अहदेदारान ने अपने इलाकों के मसाइल जो है वो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखे हैं जिनको तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन राना नवाज की जानिब से जो है वो इस अज़म का इज़हार किया गया है। तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और शहरी मसाइल को हल किया जाएगा। सीवरेज के हवाले से और सफाई सुथराई के हवाले से तमाम मशीनरी को जो है वो काबिल इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि चनियोट शहर में। बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। झंग खवातीन वकला की ज़िले जनरल सेक्रेटरी नून लीग आसिफ अली से मुलाकात हुई। खवातीन वकला को सियासी मैदान में सरगर्म करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खवातीन वकला की तंजीम साजी का अमल भी जल्द मुकम्मल करने का फैसला। आपको खबर दे रहे हैं जंग से, जहां खवातीन वकला की ज़िले जनरल सेक्रेटरी नून लीग आसिफ अली से मुलाकात हुई। खवातीन वकला को सियासी मैदान में सरगर्म करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया, जबकि खवातीन वकला की तंजीम साजी का अमल जल्द शुरू करने का फैसला भी किया गया है। खवातीन वकला की तंजीम साजी का अमल जल्द शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। जहां खवातीन वकला की ज़िले जनरल सेक्रेटरी नून लीग आसिफ अली से मुलाकात हुई। खवातीन वकला को सियासी मैदान में सरगर्म करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। खवातीन वकला की तंजीम साजी का अमल जल्द शुरू करने का फैसला भी किया गया है। खबर दे रहे हैं आपको जंग से, जहां खवातीन वकला की ज़िले जनरल सेक्रेटरी नून लीग आसिफ अली से मुलाकात हुई है। खवातीन वकला को सियासी मैदान में सरगर्म करने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है, जबकि खवातीन वकला की तंजीम साजी का अमल जल्द शुरू हो जाएगा। खवातीन वकला की ज़िले इंतजाम जनरल सेक्रेटरी नून लीग आसिफ अली से मुलाकात हुई है। खवातीन वकला को सियासी मैदान में सरगर्म करने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया है। और अब बात करते हैं मौसम की। शहर गिरदोनवाह में आज गर्मी की शिद्दत के साथ साथ मतला जुज़वी अबर आलूद भी रहा। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम ज्यादा से ज्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना कमर से। राना कमर, मौसम का अहवाल बताइएगा। आज सारा दिन जो है वो सूरज और बादलों की आंख में चोली तो जारी रही, लेकिन उसके साथ साथ मौसम जो था वो गर्म रहा। गर्मी की शिद्दत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। हवा में नमी का तनासुब जो था वो 58%, जबकि हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से चलती रही।
सारा दिन की अगर बात की जाए तो सारा दिन काफ़ी गर्मी रही, लेकिन शाम ढलते ही ठंडी हवा चलना जो है वो शुरू हो गई। महकमा मौसमियात की जानिब ये कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ जो है मतला जो है वो साफ़ रहेगा और गर्मी की शिद्दत जो है वो इसी तरीके से रहेगी। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की वजह से गर्मी की शिद्दत जो थी वो भी खासी ज़्यादा थी और आइंदा चंद रोज़ के बाद महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हफ्ता अतवार और सोमवार को जो है वो बारिश का इम्कान है, जो मतलब है वो जुज़वी तौर पर रबालूद बही रहेगा। जी राना कमर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।